हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं सक्सेस पे आपको एक दो गोल्डन रूल बताता हूँ। मेरे एक आईएएस मित्र से मेरी बात हुई, सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए वो, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी से। मैंने उनसे पूछा भी, ये बताओ इन बच्चों के लिए कि एक सबसे पहला पॉइंट क्या है सक्सेस के लिए जिसमें 100% सक्सेस मिले। उन्होंने बड़ा सिंपल वे से जवाब दिया। कहते इट इज देयर इनर फायर, इट इज देयर फायर इन द belly। उनकी जो है अग्नि कितनी प्रज्वलित हो रही है दिल्ली में, उससे आपकी इंजॉय भी करोगे स्टडीज को। उससे आपका मान लिया आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, थकावट भी नहीं होगी, बीमार भी नहीं होगे, मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा। ये सारी ये जुड़ी हुई है। दूसरा उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे याद आई कि भाई जैसे मैंने बताया आपको, अब न्यूज़पेपर की जो ना आपने नोट्स बना लिए एक न्यूज के। उन्होंने बताया भी जब न्यूज के नोट्स बन गए ना, आपने 2-3 अखबारों से बनाए, 2 न्यूज है 3 न्यूज है, एक बार बना लो आज। उसमें चाहे 1 घंटा लगे आपको, 2 घंटे लगे। जब ये पता है हमें ये क्वेश्चन आना है, जैसे मैं बताता हूँ 2025 में 10 नंबर का आएगा, मैं टेलीग्राम पे कई बार जिक्र करता हूँ आपको। जब हमें ये पता ये आएगा क्वेश्चन बैंक में, तो उसके जो आपने नोट्स बनाए, उसके बाद उन्होंने बताया मुझे कि बिल्कुल न्यूज को देखने की जरूरत नहीं, पूरे साल कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं उस आर्टिकल के लिए। कहीं से नहीं पढ़ो, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि इतना भी लिख दोगे तो भी आपके 60% मार्क्स आ जाएंगे। आज जैसे मैं बताऊंगा, क्या मैंने पिछली बार 2 क्वेश्चन दिए आपको 2 दिन से। अब आप कहेंगे सर रोजाना एक क्वेश्चन आप 10 नंबर का दे रहे हैं, क्वेश्चन तो सारे 20 आने हैं एक पेपर में। एक तो 3-4 पेपर आपके करीब करीब 80 क्वेश्चन आने हैं उसमें। 80 क्वेश्चन का मतलब ये मान के चलो उनके पास क्वेश्चन बैंक में 500 क्वेश्चन है। हो सकता है आपके करंट अफेयर के 200 क्वेश्चन में से आपके वो जो ना 30-40 क्वेश्चन ले। इसलिए मैं बताता हूँ, अब कोई क्वेश्चन किसी पेपर में चला जाएगा, कोई किसी में। जब जब वो बोर्ड बैठेगा, जब छांटेगा सेलेक्ट करेगा, तो डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे जरूर। मान लिया मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए, 5 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही। क्योंकि इसको आप जो है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी ऑफ माई क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ये सक्सेस की निशानी है। जब उनको ये पता था, कहता मुझे पता था मेरे अंदर इतने फायर है कि मैं आईएएस में मेरा रैंक आएगा, और उनका रैंक भी आया। इस तरह आप जो है बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, फोमो रखने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं जरूर अपनी बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से। देखो मैं आपकी स्टेज से निकला हूँ, हमने भी इसी तरह से बीएससी एमएससी पीएचडी की है, फ्रंट लाइफ से निकले हैं। लेकिन हमारे और आप में एक ही है कि एक्सपीरियंस का फर्क है। जो डिफरेंट स्टेज पे हमने एक्सपीरियंस गेन किया है ना, इतने लोगों से कम्युनिकेट किया है, वाइस चांसलर से, सीनियर आईएएस से, उससे ये निकल के आता है भी आपने सक्सेस कैसे लेनी है। कोई बात नहीं, डरना नहीं है, फेलोर से नहीं डरना। मान लिया एक बार आपका नहीं हुआ, आपको पता चल जाएगा, और रिपीट मत करो। तो कई बच्चे क्या है कि मान लिया, अब इस समय जो है मैं जैसे अखबार में बता रहा हूँ, उन्होंने ये सोच लिया कि मैंने पढ़ना ही न्यूज़ पेपर नहीं है, मैगजीन से करना। लेकिन अगले साल वो जरूर न्यूज़पेपर पे आ जाएंगे, फिर आएगा उनको कि हाँ ये मैंने मिस्टेक कर। मैं आपको जो मिस्टेक बता रहा हूँ 3 साल बाद जो कर रहे हो, 3 साल तक वो आप ना करो। 3 साल पहले बता दी मैंने वो बात को, 2 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले। अब हम चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की न्यूज एनालिसिस पे। अब ये पहली न्यूज देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन मैं पूछ लेता हूँ आपसे दिल्ली में, इज इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस। जो भी 73rd अमेंडमेंट में, 74th अमेंडमेंट में जो भी लिखी गई चीजें हैं, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ग्राम पंचायत है, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है, कुछ भी लिखा गया वो सारी की सारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचुरी नहीं है। ये याद रखना आप। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि 73rd अमेंडमेंट में जो मैंडेटरी चीज थी वो सरकारें नहीं कर रही बहुत सारी। जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन का उन्होंने लिखा कि 1 साल के अंदर अंदर आपने फॉर्म करना है, और हर 5 साल की एक्सपायरी पे फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन बनना है। लेकिन बहुत सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है,
कोई 2 साल दूसरा बनाया, किसी ने तीसरा बनाया है, किसी ने पांचवा बनाया है, किसी ने छठा बनाया है। मतलब बहुत सारी वेरिएशन है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके याद आता है क्वेश्चन क्या चैलेंजेस हैं पंचायती राज में, तो इसमें ये भी लिखना है, स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू पंचायत एंड लोकल अर्बन लोकल बॉडीज, उनको जो है वो अभी बना ही नहीं है, रेगुलर चल नहीं रहा है। और भी है जिस तरह डिवोल्यूशन, उनकी जो है उनके पास बजट नहीं है, वो सारी आपको पता है, आती रहेंगी। लेकिन इसमें जो है ये बताया गया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, कई स्टेट ने अभी दूसरा तीसरा ही बनाया है, शुरू ही नहीं किया। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन हमारा जो है ना, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, उसने रिपोर्ट दी है कि भी सभी स्टेट को ये बनाना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि मैंडेटरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका क्वेश्चन देखिए आप। अब ये आर्टिकल 243 क्लास 1 लिखा है इसमें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या, गवर्नर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट, दैट इज कॉल्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये 243 क्लास 1 बहुत बार आएगा, और आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादातर जितने भी बने हैं ये अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, उसमें ये आपको पता होना चाहिए किस आर्टिकल में गया कॉन्स्टिट्यूशन के। ये 73rd अमेंडमेंट का, इसका आप ईयर चेक करना एक बार, 92 या 93 एक बार इसको चेक करना हमने। तो ये 243 आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन अगेन स्टेट फाइनेंस कमीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आपसे हर बार एक सवाल पूछते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टेचुटरी बॉडी में एक सवाल पूछेंगे, कंपोजिशन पूछ लेंगे, उनके फंक्शन पूछ लेंगे। देन ओनली 15 स्टेट्स हैव सेट अप फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सिर्फ 15 स्टेट ने जो है पांचवा छठा फाइनेंस कमीशन को इंस्टीट्यूट किया है। बाकी 243 clause 1 requires state finance commission to be appointed at the expiration of every 5th year। और गवर्नर बनाएगा, और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इस तरह से आपने जो ना बिल्कुल एनालिटिकल वे से पढ़ना है। अब ये इकोनॉमी में क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप कई बार कहते हैं इकोनॉमिक्स का नहीं पता चल रहा सर, ना तो एनसीईआरटी से आते, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर से, जो हमने सुने नहीं, बड़े अनकन्वेंशनल। अब ये आरबीआई रिटेन्ड एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डी शिप में कौन कौन से बैंक आएंगे, ये आपका एमसीक्यू बन गया। ये 3 बैंक है सिर्फ, ये आरबीआई की है क्लासिफिकेशन। देन SIB are perceived as banks that are too big to fail, and their continued functioning is crucial for uninterrupted availability of essential services to the rural economy। अब इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपने सोच सकते हैं, इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो बैंकिंग से आएगा, कुछ सेबी से आएगा, आएंगे न्यूज़पेपर से आपके ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो है बुकर प्राइज मिला है, आपने नोट किया होगा, हर साल एक किताब का नाम आ जाता है, कोई भी इंपॉर्टेंट किताब इंडिया लेवल पे। पिछली बार एस जयशंकर की पूछ ली थी, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं। ब्रिटिश राइटर समंथा हार्वे वन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन ऑर्बिटल, ये स्पेस से रिलेटेड है, इतना याद रखना आपने बस, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है बस। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है, SC सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर जस्टिस, आप समझ गए होंगे बुलडोजर जस्टिस, कितना अच्छा हेडिंग दिया है। अब लकीली जो है एक क्वेश्चन आज 10 नंबर का फिर मिल गया हमें। पिछले 2-3 साल से ये बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, बुलडोजर डिमोल्यूशन, बुलडोजर डिमोल्यूशन। अब इसका सुप्रीम कोर्ट की कल जजमेंट आई है, इसलिए आया ये। और इसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अभी जो एग्जीक्यूटिव है वो जज नहीं है। सबसे पहली लाइन लिखी उन्होंने, एग्जीक्यूटिव इज नॉट जज। रूल ऑफ लॉ जो है उससे काम करना पड़ेगा, जो डिमोलिशन कर रहे हैं उनके लिए अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना के दी है। आपने नोट किया होगा, मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन डाला, इसका क्वेश्चन बना के डाला 10 नंबर का क्वेश्चन। एग्जामिनर किसी तरह से इसको चेंज कर दे, उसका रूपरेखा, आंसर इसके अंदर है उसका। यदि बुलडोजर पे आ जाता है, बुलडोजर डिमोलिशन हो रही है प्राइवेट प्रॉपर्टीज की, तो आंसर इसके अंदर है। अब इसमें क्या है,
एक्सप्लेन्ड पेज पे इन्होंने पहले तो ये दिखा केस क्या है, ये भी डिमोलिशन हो रही है, पिक एंड चूज हो रहा है, आर्बिट्रेरी है, और खास करके उनके साथ हो रहा है जैसे यूपी, राजस्थान, एमपी, कई जगह पे ऐसा, हिमाचल प्रदेश। वहां पे क्या है कि जो मान लिया अक्यूज्ड है, किसी के बच्चे ने कोई कसूर कर दिया, तो वहां पे क्या है, बुलडोजर भेज देते हैं उसका प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन इट वेरी सीरियस, एंड अब ये जो ना बेंच का डिसीजन आया है कि हम गाइडलाइन बनाते हैं आपके लिए। इन्होंने गाइडलाइन बनाई। गाइडलाइन क्या बनाई, जैसे गाइडलाइन बनाई भी 15 दिन का कम से कम नोटिस देना है आपने, और नोटिस भी उसके रजिस्टर्ड पोस्ट से जाए, एक्नोलॉजमेंट के साथ जाए, और डिप्टी कमिश्नर को, अपने डीएम को साथ ही सूचित करना है, ताकि कोई बैक डेट का चक्कर ना पड़े, ये ना कोई कहे कि बैक डेट में ही जो इशू किए हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और उसको जो भी प्रॉपर्टी है उसका आपने रीजनिंग देनी है, हम क्यों गिरा रहे हैं, और उसको 15 दिन का टाइम दिया कोर्ट में जाने का। यदि कोर्ट से मान लिया वो स्टे नहीं मिला उसको, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि वीडियो, आपने वीडियो के से जो उसकी फोटोग्राफी करनी, वीडियोग्राफी करनी। इस तरह की जो गाइडलाइन जो दिए हैं, वो आपने पॉइंट से लिखने, मान लिया 5 गाइडलाइन, 5 लिख दिया आपने, आगे 5 नंबर आपके। उसके बाद ये कहते हैं रीजनिंग क्या है इसके पीछे, इन गाइडलाइन के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। ऐसे नहीं भी आपने 20 प्रॉपर्टी है मान लिया, और सारी जो नहीं लीगल है, तो आपने एक प्रॉपर्टी का क्यों पिक एंड चूज किया। तो ये जो है, मैंने इस पे बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए। आप भी इसमें जो है आज ही इसके नोट्स बनाने हैं आपने, चाहे आपका 1 घंटा लग जाए इसमें। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन प्रोबली मेन में आ सकता है। अब ये देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। पहले तो क्वेश्चन की आप रूपरेखा देखिए। टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चन अलग डाला है 10 नंबर का, इस पे मैंने 15 नंबर का अलग डाल दिया, दोनों की लैंग्वेज अलग है। इस तरह पेपर सेटर हो सकता है अलग से बना दे, लेकिन आंसर इसी के अंदर है हमारा। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट अंडरटेक लॉ इन देयर ओन हैंड आर्बिट्रेरली, discuss the statement in the light of recent Supreme Court judgment in bulldozer demolition case. What are the guidelines of the Supreme Court regarding the demolition of property by the state? अब स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया है टेलीग्राम में, स्टेट का मतलब म्यूनिसिपल कमेटी भी है, आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचुरी बॉडी है सारी है, ठीक है ना। तो इसलिए ये अब आपका मैंने 15 नंबर का दे दिया 250 वर्ड का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कुछ लिखे हैं, कुछ आपने निकालने इसमें से। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी द जज, मैंने बताया ना। इस पे आपका एक पूरा इस पे ही आ सकता है, एक लाइन पे ही इसको जस्टिफाई करो। टेकिंग लॉज इन देयर हैंड्स एज ऑब्जर्व्ड इन द रिसेंट बुलडोजर पॉलिसी ऑफ द यूपी गवर्नमेंट। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी की है ना, ये अक्यूज के घर पे ये भेज दो। द कोर्ट यूजिंग इट पावर्स अंडर द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है आर्टिकल 142 में, वो किसी भी केस को, वो मोटो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से अपनी पावर को इस्तेमाल कर सकती है किसी भी केस में। ये सुप्रीम कोर्ट के पावर दी गई है, कोई भी इंडिया का केस है उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है, स्पेशल पावर है उसके अंदर जो ना ये इन्होंने गाइडलाइन दी है। द कोर्ट फर्दर अफर्म दैट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिसाइड दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी। भैया कोर्ट डिसाइड करेगी, स्टेट नहीं डिसाइड कर सकती कि भी अक्यूज है इसकी डिमोलिशन कर दो प्राइवेट प्रॉपर्टी को या उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को। नो, इट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी टू अवार्ड द डिक्रीज एंड punishment on the basis of evidences being presented in the trial court. Then Supreme Court bench underlines the need to consider the rule of law even in municipal laws. रूल ऑफ लॉ जो है ना, ये रीजनिंग है दी है इन्होंने अपनी गाइडलाइंस की, रूल ऑफ लॉ फॉलो करो, सभी के लिए एक होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर डिमोलिशन बाय द अपेक्स कोर्ट, गाइडलाइंस क्या दी है, नो डिमोलिशन शुड बी कैरिड आउट विदाउट सर्विंग एटलीस्ट है ये 15 days prior notice by the registered post with an acknowledgement to the owner occupier। उसके बाद कंफर्म होनी है, और 15 दिन कब गिने जाएंगे, जिस दिन उसको मिल जाएगी, सिग्नेचर हो जाएंगे, उस दिन से माने जाएंगे। देन वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द डिमोलिशिंग, इफ द फाइनल डिमोलिशन ऑर्डर हैज नॉट बीन स्टेड बाय द कोर्ट, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने बताई, जैसे
देन अब इन्होंने क्या प्ले लिया, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर। अब ये आएगा आपको 2 नंबर का, राइट टू शेल्टर कौन सी आर्टिकल में आता है, फंडामेंटल राइट में। इतना इंपॉर्टेंट लाइन मिल गया हमें एमसीक्यू में फिल्म की। देन देयर इज ए sheer responsibility of the state government for faulty demolition and related compensation to the accused if found not guilty। जो गिल्टी नहीं है, प्रॉपर्टी को तोड़ दिया गया, तो जो ऑफिशियल्स है वो कंपनसेशन देंगे, ये लिखा है कोर्ट ने। उन पे जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। ये आपको उसमें भी आ सकता है, एथिक्स में भी। इतना इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का क्वेश्चन। आज ही इसको आपने तैयार करना अच्छी तरह से। अब दी हिंदू में देखिए आप, एक सिंपल पिक्चर है ये, इसको कोई नहीं, सब इग्नोर कर जाएंगे। एक पिक्चर भी, एक लड़की है इसमें बस। लेकिन इसके अंदर जो 2 लाइन लिखे हैं उसमें एक आपका प्रीलिम का क्वेश्चन है, जैसे डोंगरिया कोन्स और पीवीटीजी, ये ट्राइब है, पीवीटीजी है, उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में पाई जाती है, खास करके उड़ीसा का और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर वहाँ। देन डोंगरिया कोन मेड शाल्स आर जीआई टैग्स, ये मैंने पहले आपको जो ना पिछले साल के नोट्स में है, तो आपको ये पता चल गया ये पीवीटीजी है और इसके शाल जो है ये जीआई टैग है। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन बन गया है। हिंदू में साइंस पेज आता है, लास्ट पेज। यदि आप साइंस पेज नहीं पढ़ते, इसका मतलब आपके जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन उसमें से आते हैं हर बार प्रीलिम्स में। इतना इंपॉर्टेंट है। फिर संडे को साइंस पेज आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। अब ये साइंस पेज से क्वेश्चन निकला है, कितना इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। इट इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हाईली सोशल एंड देयर इज एन अलार्मिंग पॉपुलेशन फॉल ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 2 तरह के हैं वहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट्स। एक तो सवाना एलिफेंट है जिनकी पॉपुलेशन जो है 70% कम होगी। देन फिर फॉरेस्ट एलिफेंट है, इनकी 90% कम होगी। ये आपको पता चल गया भी, इसका मतलब ये एशियन एलिफेंट से अलग है, ठीक है ना। अब ये अगेन साइंस पेज पे है, साइंस पेज पे एनवायरनमेंट के, स्पेस के, हेल्थ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये मैंने जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिलेट करूंगा एनवायरनमेंट से। अब ये इन्होंने लिखा है टी और शुगर जो है इनकी सस्टेनेबिलिटी पे लिखा है। टी का तो ये कह रहे हैं कि टी में क्या प्रॉब्लम है। टी एक तो इसमें पेस्टिसाइड बड़ा जो ना ज़्यादा स्प्रे किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। दूसरा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की सस्टेनेबिलिटी पे भी इस पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन है, वाइल्ड लाइफ एनिमल जो ना कन्फ्लिक्ट होता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, खास करके एलिफेंट का। तो अब ये जो जैसे दूसरा शुगर केन है, शुगर केन का क्या है कि ये हाईएस्ट जो ना वाटर लेती है, उसके बाद पैडी लेती है। शुगर केन और पैडी दोनों जो है इतना वाटर लेती है इरीगेशन में कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर भी कम हो गया। और जिस साल जो है बारिश अच्छी नहीं आती, उस साल हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम कम आ जाती है खरीफ क्रॉप में। तो इन्होंने ये टीका बताया है पहले, systemic pesticides are used in tea plantation which leads to chemical residue in final product। सिस्टेमिक होता है प्लांट के अंदर चला जाए जो, उसका रेजिड्यू रह जाता है। अब इसके अंदर जो है रिसर्चर ने पाया है कि रेजिड्यू ऑफ डीडीटी, हालांकि डीडीटी और एंडोसल्फान, डिकोफोल, ये तीनों बैन हुए, सिर्फ साइपरमेथ्रिन मार्केट में आता है। ये बैंड पेस्टिसाइड जो है, क्योंकि इनकी जो है डीडीटी और एंडोसल्फान क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये सॉइल में जो है 100 साल तक भी पड़े रहते हैं, जो पहले इस्तेमाल हुए, इनका भी रेजिड्यू आता है। इवन आई टेल यू, डीडीटी का जो है रेजिड्यू मदर्स मिल्क में भी मिल रहा है। देन इंडिया इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर विथ 34 मिलियन टन ऑफ शुगर। हम 34 मिलियन टू शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे 50 मिलियन फार्मर्स इस पर डिपेंडेंट है, शुगर केन कल्टीवेशन पर। हम इसको छोड़ नहीं सकते। बट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें 1 किलो शुगर पे हमारा 1000 से 1500 लीटर पानी लगता है, इस्तेमाल होता है। 1 किलो शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर केन से 1 किलो शुगर उसमें, और 1 किलो पैडी जो हम विदेश में भेजते हैं, ये समझिए कि हम 3000 से 3500 लीटर पानी भी साथ भेज रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर या इरिगेशन का। ये बार बार जो है पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट आती है, ये क्रॉप जो है सस्टेनेबल नहीं है। इनकी सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है टेक्नोलॉजी से, मिनिमम पानी से अच्छी वैरायटी आए, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी आए,
कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, रिकमेंडेड पेस्टिसाइड हो। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये आर्टिकल को एनवायरनमेंट से रिलेट किया गया है बहुत अच्छी तरह से। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बड़ी स्पष्ट आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आपकी सक्सेस के लिए बड़ा जरूरी है कि इन जब वीडियो को आप देख रहे हैं, कोई पॉइंट आपके माइंड में जरूर आएगा, कितनी क्वेश्चन है, वो फीडबैक नहीं दे रहे कमेंट बॉक्स में। फिर वो फीडबैक दोगे, उसका फिर मैं जवाब दूंगा। फिर हम जब लाइव क्लास शुरू करेंगे एनरोल स्टूडेंट के लिए, उसमें हम डिस्कस करेंगे कोई पॉइंट रह गया। तो जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, टीचर से डिस्कस नहीं करोगे, मेरे से डिस्कस नहीं करोगे, और अपने कुलिक से शेयर नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे कि ये सर ने ये बात बताई है कि आज जो है शुगर केन का बताया उन्होंने, सबसे ज़्यादा पानी लेती है इरिगेशन वाटर। क्यों लेती है? क्योंकि ये 12 से 18 महीने की क्रॉप है। फिर पैडी लेती है, उन्होंने बताया सस्टेनेबल नहीं है। इस तरह के डिस्कस किया करो, ये सारी आपके एग्जाम में पूछेंगे और आपको लिखनी पड़ेगी, कभी एस्से में लिखनी पड़ेगी। सस्टेनेबिलिटी बात है जब एग्रीकल्चर की, इसलिए आपने ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करके डिस्कस करो। और फीडबैक जो ना, मैंने आपको लाइव क्लास का पूछा, कुछ बच्चों ने फीडबैक दिया कि हाँ लाइव क्लास सर शुरू करो। लाइव क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 1-1.5 घंटे की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ें डिस्कस होंगी, कितने क्वेश्चन आप पूछोगे, कितने मैं पूछूंगा। वो सारे मैं वो टारगेट कर रहा हूँ जो आपने प्रीलिम और मेन में अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है कि आप इस जो YouTube की वीडियो रोजाना आ रही हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।